हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की रेगुलर बेसिस पे प्रिपरेशन करवा रहे हैं। इसके 31 टेस्ट ऑलरेडी आपको मिल चुके होंगे। आज हम टेस्ट नंबर 32 डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी। आपको ये प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाते हैं, इनका लिंक मिल जाता है, डिटेल्ड सॉल्यूशन का पीडीएफ मिल जाता है और आपके नोट्स मिल जाते हैं सिलेबस के, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स। और भी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। अभी एग्जाम में अब है आपके जो 1 महीना रहा है, तो आप अपनी तैयारी थोड़ी बढ़ा दीजिए। हम भी रेगुलर आपको टेस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। जो शुरू में 7-8 सब्जेक्ट्स के एग्जाम है, उनके लगभग सभी सब्जेक्ट्स के, अभी मैथमेटिक्स और संस्कृत को छोड़ दे तो सभी की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है सब्जेक्ट की। तो आप चाहे तो अपने सब्जेक्ट का भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। लेट्स बिगिन। बुद्धदेव मध्य प्रदेश की किस जनजाति के देवता हैं? बुद्धदेव हैं ये मध्य प्रदेश में बैगा जनजाति से संबंधित है। बैगा मध्य प्रदेश में मेनली मध्य प्रदेश और इसके जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, इनमें पाया जाता है। ये समूह है जो जनजाति समूह। बैगा कम्युनिटी समुदाय है जो भगवान को ये सर्वव्यापी सर्वोच्च देवता के रूप में नहीं पूजते हैं, बल्कि प्रत्येक बैगा भगवान एक ऐसी शक्तिशाली स्थिति या पदनाम को वहन करता है जो इनमें एक अविभाज्य रूप से भगवान की निर्धारित भूमिका से जुड़ा हुआ है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए समझे तो बाड़ा देव है, बारा देव या फरसा देव, पैन हो गए, सभी ये बैगा देवताओं में भगवान या के जैसा एक स्थान दिया हुआ है इनको। बड़ा देव बड़ा देवता, या बुद्धदेव, बुद्धदेव मतलब पुराना देवता, और महादेव भगवान शिव, ये बैगा जनजाति से संबंधित है। नरोटिया, भिंजवार, बरोटिया, नाहर, राय बायना, काट बायना मध्य प्रदेश की किस जनजाति की उपजातियां हैं? ये सभी किसकी उपजातियां हैं? ये सभी बैगा जनजाति की उपजातियां हैं। मध्य प्रदेश में मंडला और बालाघाट, यहाँ काफी बैगा जनजाति पाई जाती है और इनकी 7 उपजातियां हैं। बैगा जाति इनकी 7 उपजातियां हैं बैगाओं की, जिनमें नरोटिया है, बिंजवार है, बरोटिया, नाहर, राय भैंसा, काट भैंसा, ये सभी इनकी जनजातियां हैं। भाटम, सेटम, कर्मा, सैला मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति में प्रचलित नृत्य है? भाटम, सेटम, कर्मा, शैला मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति में ये फेमस डांसेज हैं? तो ये एक तरीके से कहा जाए तो कौन सी ट्राइबल डांसेज है मध्य प्रदेश की, किस ट्राइब से संबंधित है? ये भारिया ट्राइब से संबंधित है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारे टेस्ट, सभी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं यहाँ पे। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ग्लोबल फ्यूचर काउंसिल 2023 का मेजबान कौन सा शहर रहा है? ये अभी जो रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ग्लोबल फ्यूचर काउंसिल 2023 हुई है, ये किस शहर में हुआ है या इसका आयोजन? अभी रिसेंटली इसका आयोजन हुआ है दुबई में। लगभग 50 से ज्यादा इसमें शामिल हुए हैं और काफी रूपरेखा इसमें तैयार की गई है ग्लोबल फ्यूचर के लिए। तो आपको ध्यान रखना है दुबई में हुआ था। भारत ने हाल ही में किस ब्लॉक के साथ डिजिटल कार्य योजना 2023 को अपनाया है? कौन से ब्लॉक के साथ ये डिजिटल कार्य योजना को लागू किया है, इसको अपनाया है भारत ने? ये आसियान आसियान के साथ अपनाया है भारत ने। ये एक्चुअली थर्ड काउंसिल थी, थर्ड समिट थी आसियान की, डिजिटल समिट थी ये। और इसमें भारत के साथ साथ फिलीपींस भी इसमें को चेयर था, जो कहते हैं ना सह अध्यक्ष, वो
भारत और फिलीपींस दोनों इसमें अध्यक्ष थे। फिलीपींस ने बैठक की सह अध्यक्षता की थी। भारत और आसियान इसमें डिजिटल कार्य योजना 2023 को अपनाया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है और कौन सा करेक्ट है ये हमें देखना है। इसमें पगरा बांध मध्य प्रदेश में आशन नदी पर बना है। पगरा बांध शिवपुरी जिले में स्थित है। ये तो सही है, पगरा बांध मध्य प्रदेश में आशन नदी पे बना हुआ है। ये एक्चुअली जो मुरैना है, मुरैना जिले में है और आशन नदी पे है। और इसका जो कंस्ट्रक्शन हुआ था 1931 में, 1931 में पगरा बांध का आशन नदी पे मुरैना में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था। जौरा शहर है, जौरा है मुरैना में, वहां पे है एक्चुअली ये बांध, शिवपुरी में नहीं है। सो इसका ओनली पहला ही स्टेटमेंट सही है। भारत ने G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? अभी रिसेंटली भारत G20 का अध्यक्ष था। अब भारत ने ये अध्यक्षता, जो एक प्रेसिडेंट होता है G20 का, तो उसका जो ट्रांसफर होता है, चेयर ट्रांसफर जैसा ही, वैसे ये ट्रांसफर किसको किया है? तो औपचारिकता ये ट्रांसफर की है G20 की अध्यक्षता की भारत ने ब्राजील को। इसका मतलब है कि 1 दिसंबर को, दिसंबर 1 2023 को आधिकारिक तौर पे राष्ट्रपति पद की जो जो अध्यक्ष पद है, अध्यक्ष पद की अब कौन संभाल रहा है? ब्राजील। 1 दिसंबर 2023 तक भारत था इसका G20 का अध्यक्ष। अब 1 दिसंबर 2023 से आगे 1 साल के लिए अब ब्राजील है, यह आपको ध्यान में रखना है। ब्राजील के राष्ट्रपति हैं लूला डी सिल्वा। इनका भी नाम आप ध्यान में रखिएगा, लूला दा सिल्वा है। किस क्रिकेटर ने 40 गेंदों में वनडे विश्व कप का सबसे तेज शतक बनाया है? अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप हुआ है, इंडिया में ही हुआ था विश्व कप, ऑस्ट्रेलिया जीता है उसको। तो इसमें सबसे तेज शतक, वनडे और वर्ल्ड कप, ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। T20 में अलग है, टेस्ट में अलग हो सकते हैं, लेकिन वनडे में किसने बनाया है 40 गेंदों पे? तो ये वनडे में सबसे तेज जो 40 गेंदों पे बनाया, ये ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है ग्लेन मैक्सवेल, इसने बनाया था। और ये नई दिल्ली में जो अरुण जेटली स्टेडियम है उसमें बनाया था, नीदरलैंड के अगेंस्ट। मध्य प्रदेश में शहीद चंद्रशेखर आजाद सागर जौबट परियोजना किस नदी पे है? ये मध्य प्रदेश में अलीराजपुर जिले में है, ग्राम फाटा में, अथनी नदी पे बना हुआ है ये शहीद चंद्रशेखर आजाद सागर बांध से ये जौबट परियोजना, अलीराजपुर जिले में। और जो अथनी है ये हटनी या अथनी, अथनी ये नर्मदा की सहायक नदी है। मदीखेड़ा बांध, जिसे मोहिनी सागर बांध के रूप में भी जाना जाता है, ये किस नदी पे है? मदीखेड़ा बांध किस नदी पे है जिसको मोहिनी सागर बांध के रूप में भी जाना जाता है? मदीखेड़ा बांध है ये सिंध नदी पे है और ये मध्य प्रदेश में शिवपुरी जिले में है। ये लगभग 60 मेगावाट की विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना। इसे अटल सागर बांध के नाम से भी जानते हैं, अटल सागर डैम के नाम से भी इसको जानते हैं। हूती विद्रोही जो अभी रिसेंटली चर्चा में रहे हैं, ये किस देश से हैं? हूतीज हैं, ये समुद्री लुटेरे जैसे हैं। ये जो रेड सी है, इसके बारे में जरूर पढ़िएगा, आपको रिवीजन करवाएंगे, उसमें ये सब करवाएंगे। इंटरनेशनल जो इवेंट्स हैं जो हमारे सिलेबस में हैं, इंटरनेशनल इवेंट्स, तो उसमें आता है ये एक शिया इस्लामिक संगठन है जिसने 1990 के दशक में यमन के जो सादा गवर्नमेंट है उसमें उत्पन्न हुआ था। ये यमन में है। इस तरीके के बारे में आप पढ़ते रहिएगा थोड़ा थोड़ा। अभी अमेरिका ने स्ट्राइक भी की थी इस ग्रुप पे।
कवच 2023, जिसे केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर का हैकाथॉन है। ये किस मंत्रालय द्वारा आयोजित एक हैकाथॉन है? तो ये जो कवच 23 है, ये साइबर सिक्योरिटी के लिए जो सामने चैलेंजेज है, जो चुनौतियां हैं, उनसे निपटने के लिए, या फिर उसमें साइबर सिक्योरिटी में और क्या इनोवेशन हो सकता है, उसके लिए है ये शिक्षा मंत्रालय का। कौन सा सुमेलित नहीं है, सही मैच नहीं कर रहा है, इनकरेक्ट कौन सा है ये देखना है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है, ये सही है। राज्य वन अनुसंधान संस्थान ये जबलपुर में है, ये भी सही है। मध्य प्रदेश इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड, इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड ये ग्वालियर में नहीं है, इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड है, ये भोपाल में है। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर में है। इस तरीके का एक क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है आपसे, मध्य प्रदेश राज्य वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, या फिर मध्य भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है, ये डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। और इस तरीके से मैचिंग में करवाने का पर्पज ये है कि ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन मिले। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। टेस्ट सीरीज के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, कमेंट सेक्शन में अवेलेबल है, या हमारी वेबसाइट पे जाके भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश की निम्नलिखित योजनाओं पर विचार करें। पंचवन योजना, लोकवानी की योजना, समाधान ऑनलाइन, इनमें से कौन सी योजनाएं राज्य में वन से संबंधित है? ये जो तीनों स्कीम है, इनमें से कौन सी फॉरेस्ट से संबंधित है, वन से संबंधित है, ये बताना है हमें। देखिए, जो पंचवन योजनाएं हैं, ये उन जिलों में लागू की गई है जिनका कुल क्षेत्रफल है। पंचवन फर्स्ट की बात करें तो वो जिले जिनमें कुल क्षेत्रफल का लगभग कम से कम 33%, जो टोटल जिले का या टोटल उस एरिया का जिले में लागू किया, तो उस जिले का जो टोटल एरिया है उसका 33% कम से कम उसमें फॉरेस्ट होना चाहिए, उन जिलों में लागू की गई है। लोकवाणी की योजना है, ये 1999 में लागू की गई थी, 1999 में मध्य प्रदेश में शुरू की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? जो किसानों की अपनी बंजर भूमि है, वन भूमि, उसका प्रबंधन करने के लिए उनको सशक्त बनाना, ताकि लकड़ी सहित इसकी जो और चीजें हैं, उपज वगैरह बेच के अधिकतम लाभ कमाया जा सके। या संयुक्त वन प्रबंधन योजना है, उसके विपरीत है ये, जहां लोग सरकारी वनों के प्रबंधन में भाग लेते हैं, और लोक वानिकी में सरकार लोगों को उनकी भूमि के पोषण उपयोग में सहायता करती है। दोनों अलग अलग है। एक तो संयुक्त वन प्रबंधन योजना है। संयुक्त वन प्रबंधन योजना में क्या होता है कि लोग सरकारी वनों के प्रबंधन में भाग लेते हैं, जबकि लोक वानिकी में क्या है? लोक वानिकी में सरकार लोगों को उनकी भूमि के पोषण और उपयोग में सहायता करती है। दोनों में फर्क है। लोक वानिकी में सरकार इनिशिएटिव है सरकार का, और जो संयुक्त वन प्रबंधन है उसमें लोगों का इनिशिएटिव है, जनता इनिशिएटिव लेती है। समाधान ऑनलाइन है, ये योजना है जहां जनता की शिकायतों को सहानुभूति, संवेदनशीलता या उच्च प्राथमिकता के साथ इनको हल किया जा सके। और राज्य में एक जो कहते हैं सेंसिटिव गवर्नमेंट है, संवेदनशील सरकार है या एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके लिए ये समाधान ऑनलाइन का शुरू किया गया है। इसका सीधा संबंध है जो फॉरेस्ट से, वन प्रबंधन से नहीं है। तो पहली और दूसरी, ये दोनों वन प्रबंधन से संबंधित हैं, जबकि समाधान ऑनलाइन है, ये जनता की शिकायतों से संबंधित है, वन प्रबंधन से संबंधित नहीं है। वैसे भी मध्य प्रदेश में आजकल एडमिनिस्ट्रेशन के काफी कारनामे देखने को मिल रहे हैं, चाहे कोई डीएम है वो बदतमीजी कर रहा हो, या कोई एसडीएम है उस पर आरोप लग रहे हो मारा पीटी के, तो इस तरीके का चल रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री है जिसने अभी एक एसडीएम का कुछ वाक्य आया तो उसमें सस्पेंड कर दिया उसको, एसडीएम को, कोई मारा पीटी की है, किसी ओवरटेक कर दिया था गाड़ी को उसके चक्कर में। खैर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन सही है? मध्य प्रदेश की पहली वन नीति 1962 में घोषित की गई थी। मध्य प्रदेश की जो पहली फॉरेस्ट पॉलिसी थी, ये 1962 में घोषित की गई थी। ये सही नहीं है। पहली फॉरेस्ट पॉलिसी मध्य प्रदेश की 1952 में आई थी, 1952 में आई थी।
मध्य प्रदेश की नवीनतम वन नीति की घोषणा 4 अप्रैल 2005 को की गई थी। ये सही है। जो मध्य प्रदेश में अभी लेटेस्ट फॉरेस्ट पॉलिसी है, ये पॉलिसी है 2005, और ये कई एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की नवीनतम जो वन नीति है, फॉरेस्ट पॉलिसी है, ये कब लागू की गई थी। तो आपको दे दिया जाता है 2005, 2010, 2015, 2020, इस तरीके से। तो ये 2005 की ही नीति है जो अभी चल रही है। सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। असम ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा विवाद के निपटारे के लिए किस राज्य के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? असम ने अभी रिसेंटली जो बॉर्डर डिस्प्यूट था, इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट कह सकते हैं इसको, अंतरराज्यीय सीमा विवाद, उसके निपटारे के लिए असम और अरुणाचल प्रदेश दोनों के बीच में एमओयू हुआ है। ये काफी चर्चा में रहा है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, ये काफी टाइम के बाद हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सुमेलित है? ये नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क और मैचिंग है, तो कौन सा मैच कर रहा है सही से, ये देखना है हमें। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद। माधव राष्ट्रीय उद्यान भिंड। माधव, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान सही है होशंगाबाद। माधव राष्ट्रीय उद्यान है ये भिंड में नहीं है, एक्चुअली माधव राष्ट्रीय उद्यान है ये शिवपुरी जिले में है। 1956 में इसकी घोषणा हुई थी और ये शिवपुरी जिले में है, ना कि भिंड में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान विदिशा में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान है ये इंडिया का एक इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है और ये मध्य प्रदेश में सिवनी और छिंदवाड़ा में है। सिवनी और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट्स में है ये, ना कि विदिशा में। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ये जो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, उसमें स्थित है। फर्स्ट और फोर्थ इसका करेक्ट आंसर है। मैचिंग के क्वेश्चन करवाने का मतलब पर्पज यही रहता है कि ज्यादा से ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन देना, ताकि हमारी प्रैक्टिस मैक्सिमम हो सके। और हम प्रैक्टिस टेस्ट ही कर रहे हैं तो हमारा पर्पज ये है कि मैक्सिमम प्रैक्टिस हो, अच्छे से रिवीजन हो और एग्जाम में किसी भी तरीके का क्वेश्चन आया हम उसको कर सके। मुख्यमंत्री नवाचार पुरस्कार का संबंध किस किस से है? मुख्यमंत्री नवाचार है, ये पुरस्कार शुरू किया गया है कक्षा 5 से और 12वीं तक के जो स्कूली विद्यार्थी हैं उनके लिए। सभी स्कूली विद्यार्थी 5th से और 12th तक। मध्य प्रदेश निपुण प्रोफेशनल कार्यक्रम किसके सहयोग से संचालित होगा? जो निपुण प्रोफेशनल कार्यक्रम है ये किसके सहयोग से संचालित होगा मध्य प्रदेश में? ये मई 2023 में शुरू इसकी घोषणा हुई थी और जो प्रमुख सचिव है स्कूल शिक्षा के, उन्होंने ये मिशन अंकुर का अगला चरण लॉन्च किया है। तो ये किस मिशन से जुड़ा हुआ है? निपुण प्रोफेशनल कार्यक्रम ये जुड़ा हुआ है मिशन अंकुर से। मिशन अंकुर से जुड़ा हुआ है ये, आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसका संचालन कौन कर रहा है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई में है ये, मुंबई इसके सहयोग से ये संचालित होगा। अगले 2 साल तक प्रत्येक जिले में एक सुशिक्षित और उच्च कौशल से युवा फेलोशिप तैनात की जाएगी। एक तरीके से स्किल डेवलपमेंट कह सकते हैं इसको, ट्रेनिंग एंड स्किल यूथ के लिए ये किया जाएगा। किसके सहयोग से? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के। और ये जिला प्रशासन का जो मिशन अंकुर है उसको क्रियान्वयन करने के लिए ये सहयोग प्रोवाइड करवाएगा। इसमें डेटा आधारित रणनीति है और कई मिशन से जुड़ी जो क्या इसमें प्रोग्रेस है वो भी इसमें सुनिश्चित है कि देख सकते हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज का कहाँ है? मुंबई में। भोपाल की अनुष्का दुबे ने ताइक्वांडो में ओपन नेशनल प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? भोपाल की अनुष्का दुबे ने ये जो ताइक्वांडो में ओपन नेशनल प्रतियोगिता है उसमें गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने।
इसमें जो मुस्कान भूरिया है, मुस्कान भूरिया, इसको तीरंदाजी में गोल्ड मेडल मिला है। इसके अलावा सिवनी की है, ये मुस्कान भूरिया कहाँ की है, झाबुआ की, झाबुआ जिले की है। इसके अलावा जो सिवनी डिस्ट्रिक्ट है वहां की है हिमानी, हिमानी बघेल, इसको मिला था राज्य स्तर पे इंस्पायर अवार्ड। ये अवार्ड की बात हो रही है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, राज्य स्तर पे इंस्पायर अवार्ड। पूछा जा सकता है कि राज्य स्तर पे जो इंस्पायर अवार्ड मिला है किसको मिला है, या फिर जो हिमानी बघेल है इनको मिला है, तो इनका किस जिले से संबंध है, सिवनी से। रतलाम की है केसवी तिवारी, रतलाम की है ये केशवी तिवारी, इनको इंटरनेशनल लेवल पे कराटे में मिला है। और रतलाम की ही है भव्या, इनको खो खो में मिला है। ये वो स्पोर्ट्स का जो टॉपिक है हमारे सिलेबस में उससे रिलेटेड है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रालय में मंत्री परिषद की बैठक हुई है और इसमें रामचंद्र पथगमन वाले अंचलों के विकास के लिए श्री रामचंद्र पथगमन न्यास के गठन की स्वीकृति दी है। इस न्यास में कितने सदस्य होंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में अभी रिसेंटली जो मंत्री परिषद है, कैबिनेट है, उसने ये मंजूरी दी है श्री रामचंद्र पथगमन की, श्री रामचंद्र पथगमन न्यास, इसकी मंजूरी दी है। इसमें कितने सदस्य होंगे, देखिए इसमें जो टोटल मेंबर होंगे वो 33 मेंबर होंगे। इसमें श्री रामचंद्र पथगमन न्यास में 33 सदस्य होंगे, जिसमें से 28 तो पदे न्यायाधीश होंगे और 5 होंगे जो अशासकीय न्यायाधीश सदस्य होंगे। अशासकीय जो हैं उनका ये 5 है, इनका मैक्सिमम टेन्योर 3 ईयर का रहेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही कौन सा है। मध्य प्रदेश में कुल 52 जिले हैं, 52 जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये सही नहीं है। पहले थे, अभी 3 नए और जिले बना दिए हैं, टोटल 55 हो गए हैं। मध्य प्रदेश में वर्तमान में कुल 55 जिले और 10 संभाग तथा 2 अन्य जिले प्रस्तावित हैं, ये बिल्कुल सही है। 55 जिले हो चुके हैं मध्य प्रदेश में, 10 संभाग और 2 जिले हैं जो प्रपोज्ड हैं। देखिए मध्य प्रदेश सॉरी, अगर ये 2 जिलों को जो 2 जिलों को और मान्यता मिल जाती है तो 57 हो जाएंगे, अभी प्रेजेंट में 55 है। जैसा इलेक्शन के टाइम अनाउंस किया गया था कि नागदा को जिला बनाया जाएगा, चाचौड़ा को जिला बनाया जाएगा, जो नागदा तो उज्जैन से अलग होके बनेगा, चाचौड़ा है गुना से अलग होके बनेगा, लेकिन वो अभी प्रपोज में है, बने नहीं है। 1956 में, ये मैं कई बार करवा चुका हूं आपको, 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, उस टाइम पे 43 डिस्ट्रिक्ट्स थे। 1972 में 2 जिले और बनाए गए और 45 हो गए। वो 2 जिले कौन से बनाए गए थे, भोपाल और राजनांदगांव, ये 2 बनाए गए थे। और 1998 में जो बड़े जिलों से 16 नए जिले बनाए गए थे, जो बड़े डिस्ट्रिक्ट है उनसे 16 नए जिले बनाए गए थे, और कुल कितनी हो गई थी, 61। इनमें जो 16 नए जिले बनाए उनमें से अभी प्रेजेंट में 7 जिले ही मध्य प्रदेश में हैं, बाकी छत्तीसगढ़ बन गया था। और इसके बाद से मध्य प्रदेश में वापिस सी डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ बनने के बाद जब 2000 में छत्तीसगढ़ बना है तो 45 हो गई थी मध्य प्रदेश में। इसके बाद में है जो अगर कई बार ये भी पूछा जाता है कि जब छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, तो दिग्विजय सिंह उस टाइम चीफ मिनिस्टर थे। फिर 2003 में 2003 में 3 नए जिले बनाए गए। उस टाइम पे मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती थी, जो मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री भी है। और वो 2003 में जो 3 नए जिले बनाए गए थे वो अनूपपुर, बुरहानपुर और अशोकनगर थे। और उसके बाद टोटल डिस्ट्रिक्ट हो गए 48।
फिर 2008 में दो और नए जिले बनाए गए। 2008 में दो और नए जिले बनाए गए और टोटल, और 2008 में जब नए जिले बनाए उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर कौन थे? शिवराज सिंह चौहान थे। और ये दो नए जिले बनाए गए थे। अलीराजपुर को झाबुआ से अलग करके बनाया था और सिंगरौली बनाया गया था सीधी से। तो उस इस 2008 में 50 जिले हो गए थे। इसके बाद 16 अगस्त 2013 को एक और नया जिला बनाया गया है शाहजहांपुर से। आगरमालवा आगरमालवा है, ये शाहजहांपुर से बनाया गया था। और 16 अगस्त 2023 को टोटल जो डिस्ट्रिक्ट है वो 51 हो गए थे, 51 जिले हो गए थे। इसके बाद में 1 अक्टूबर 2018 को एक और नया जिला बनाया गया है। 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ से निवाड़ी ये अलग जिला बनाया। तो 2018 में जो डिस्ट्रिक्ट हो गए थे ये 52 हो गए थे। इसके बाद 15 अगस्त 2023 को एक और नया जिला बनाया गया है रीवा से मऊगंज। तो उसके बाद 53 जिले हो गए हैं। फिर ये 15 अगस्त को, फिर 5 अक्टूबर 2023 को दो और नए जिले बनाए गए हैं। छिंदवाड़ा से पांडुरना और सतना से मेहर। पांडुरना और मेहर ये दो और बनाए। पांडुरना को छिंदवाड़ा से अलग करके बनाया गया है, मेहर को सतना से। तो फिर अब डिस्ट्रिक्ट हो गए 55। 18 मार्च 2020 को जब कमलनाथ की सरकार थी, उन्होंने 3 नए जिलों को प्रस्तावित किया था। नागदा को उज्जैन से, चाचौड़ा को गुना से। ये वो जो 2 जिले प्रपोज हैं वो किए थे, तो वो अभी बने नहीं है। प्रेजेंट में जो मैंने बताया आपको, ये 55 जिले हैं, 55। पीएम स्वनिधि योजना में मध्य प्रदेश 2023 में कौन से स्थान पर है? जो पीएम स्वनिधि योजना है 2023 में मध्य प्रदेश देश में कौन से स्थान पर है? तो ये पीएम स्वनिधि योजना है, ये किसके अंतर्गत आता है? जो केंद्रीय आवासन एवं शहरी मंत्रालय है उसके अंतर्गत आता है। और इसके जो अभी लेटेस्ट आया है उसमें मध्य प्रदेश देश में पहले नंबर पर है। पीएम स्वनिधि योजना में मध्य प्रदेश देश में पहले नंबर पे है। मध्य प्रदेश में इसमें लगभग 7,31,000 रजिस्टर कर चुके हैं लोग हैं जो। और इसमें से जो आवंटन हो चुका है वो 7,31,000 ने तो रजिस्ट्रेशन करवाया था, 7,31,517 ने। इसमें से 6,48,000 लोग इसमें इनको ऋण वितरित किया जा चुका है। और इस योजना का जो प्रगति का प्रतिशत है, ओवरऑल देखे, ये डेटा के हिसाब से नहीं, ओवरऑल देखा जाए तो 109.25% इस योजना का प्रगति है। पहले बीच में रोक दी होगी, सरकारें बदलती रहती है बीच में जब। तो पीएम स्वनिधि योजना है। और ये पीएम स्वनिधि योजना को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि भी कहते हैं। पीएम स्वनिधि यही है, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, ये इसकी फुल फॉर्म है, स्वनिधि, पीएम स्वनिधि। तो पीएम ये प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, स्वनिधि है। इसमें एस जो है स्ट्रीट वेंडर्स का है ये, और ये है आत्मनिर्भर, और ये निधि छोटे दुकानदार स्ट्रीट वेंडर्स के लिए शुरू की गई थी। और इसका काफी लोग फायदा उठा रहे हैं। अगर आप ग्राउंड लेवल पे जाके देखते हैं तो सच में इसका काफी बेनिफिट मिल रहा है लोगों को। प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद एवं मूल्य संवर्धन योजना की मॉनिटरिंग के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति गठित की गई है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। मैं जल्दी ही है जो इसकी पूरी लिस्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की आपको है, जो जिन्होंने टेसरी ज्वाइन कर रखा है, आपको ये अलग से सेंड कर दिया जाएगा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का। यहाँ से कम एक क्वेश्चन आप मान के चलिए आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में है जो किसकी अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है? तो ये एग्रीकल्चर जो उत्पादन आयुक्त हैं, कृषि उत्पादन आयुक्त, इनकी अध्यक्षता में ये कमेटी गठित की गई है। मध्य प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए रिवर क्रूज टूरिज्म का उपयोग कहां से कहां तक किया जाएगा? जो टूरिज्म है उसको प्रमोट करने के लिए ये रिवर
क्रूज टूरिज्म शुरू किया गया है। रिवर क्रूज टूरिज्म मध्य प्रदेश में शुरू किया है। अब ये कहां से कहां तक के लिए किया गया है? इसका संचालन जो होगा नर्मदा नदी में बड़वानी और इससे लेके गुजरात जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है वहां तक लगभग 135 किलोमीटर का है, बड़वानी से और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी तक। और जो बरगी है, बरगी से मंडला, तो ये दो ध्यान में रखने हैं आपको। नर्मदा नदी से बड़वानी, नर्मदा नदी है मध्य प्रदेश में नर्मदा में, बड़वानी से और गुजरात में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी तक, और इसके अलावा जो बरगी से मंडला तक, दोनों ही स्टेटमेंट इसके करेक्ट है, पहला और दूसरा। ये लोगों को काफी अट्रैक्ट कर रहा है ये रिवर क्रूज वाला। के एन शांत कुमार को किस संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में के एन शांत कुमार को किस संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, पीटीआई, उसका चेयरपर्सन इनको नियुक्त किया गया है। 1 साल के लिए अध्यक्ष बनाया गया है इनको। मध्य प्रदेश में भारत का पहला ग्रीन फील्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन विशेष आर्थिक क्षेत्र किस शहर में स्थित है? जो मध्य प्रदेश में ये बनाया है, पहला है इस तरीके का, पहला ग्रीन फील्ड, ये भारत का पहला है, इसलिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला ग्रीन फील्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन किस शहर में स्थित है? ये पीथमपुर में है, पीथमपुर इंदौर में है। ये इंदौर से लगभग पड़ता है 30-35 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। वहां पे ये भारत का पहला ग्रीन फील्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसे विशेष आर्थिक क्षेत्र कहते हैं, ये बनाया गया। इसमें जो इंडस्ट्रीज है उनकी लगभग 50 यूनिट के आसपास स्थापित की गई है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है? जहां व्यवसाय और व्यापार देश के अलग अलग हिस्सों से जो होता है वो इस जोन में अलग तरीके से होता है। विशेष आर्थिक क्षेत्र देश की जो राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर होता है और इसके उद्देश्य में जो व्यापार को बैलेंस बनाना, ट्रेड में निवेश बढ़ाना, रोजगार बढ़ाना, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसलिए बनाए जाते हैं। डकार घोषणा 2023 जो खबरों में देखी गई किस क्षेत्र से संबंधित है? ये डकार जो घोषणा है 2023, ये क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। COP28 में ये डिक्लेयर किया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि डकार योजना का संबंध किससे है, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, COP28 का जो सम्मेलन हुआ था उससे संबंधित है। और जो दुनिया के 46 अल्प विकसित देश हैं जिनको LDC कहा जाता है, उनका प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्रियों ने जलवायु परिवर्तन 2023 में डकार घोषणा जारी की है। इसका मतलब जो उत्सर्जन है उसको कम किया जाए, जलवायु में जो फंडिंग है वो की जाए, जो डेवलप्ड कंट्री है वो फंड जारी करें, जो भी एग्रीमेंट हुआ था पेरिस समिट में उसको लागू किया जाए। बाकी ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित। इनमें से कौन से उद्योग राज्य में अपने स्थान के साथ सुमेलित हैं? सिरेमिक है, सिरेमिक रतलाम, भिंड। देखिए सिरेमिक रतलाम और भिंड में नहीं है, सिरेमिक रतलाम में है और जबलपुर में है। सीमेंट है रीवा, सतना, कटनी, ये सही है। सीमेंट रीवा, सतना, कटनी, इसके अलावा दामोह ये और नीमच। यहाँ पे मार्बल कटिंग या पॉलिशिंग, मार्बल कटिंग पॉलिशिंग, ये कटनी में, ये सही है। तो इसमें जो सॉरी जो मैच कर रहा है सही से, दूसरा और तीसरा मैच कर रहा है। इसके अलावा देखिए कई बार आपसे ग्रेनाइट का भी पूछ लिया जाता है, ग्रेनाइट कटिंग पॉलिशिंग, तो ग्रेनाइट कटिंग पॉलिशिंग है ये
छतरपुर और टीकमगढ़ है। जबकि फ्लैश स्टोन कटिंग है, या फ्लैश स्टोन कटिंग पॉलिशिंग का पूछ लिया जाता है, फ्लैश स्टोन कटिंग पॉलिशिंग वो है ग्वालियर हो गया, इसके अलावा विदिशा हो गया, पन्ना हो गया, या फिर शिवपुरी हो गया। तो ये जरूर पढ़िएगा। बाकी इसका जो डिटेल सॉल्यूशन है उसके साथ अगर टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर रखा है तो आपको मिल जाएगा। मध्य गलियारा जो समाचारों में देखा गया था, किस देश से शुरू होता है? मिडल कॉरिडोर, ये काफी चर्चाओं में है। मिडल कॉरिडोर ये कौन सी कंट्री से शुरू होता है? मिडल कॉरिडोर, जिसको ऑफिशियली ट्रांस कैस्पियन पूर्व पश्चिम मध्य गलियारा कहा जाता है। ट्रांस कैस्पियन पूर्व पश्चिम मध्य गलियारा, ये इसका पूरा ऑफिशियल नेम है। और ये तुर्की से शुरू होता है, तुर्की से फिर आगे जॉर्जिया, अजरबैजान और कॉक्सस जो क्षेत्र है वहां तक फैला हुआ है ये। और आगे फिर ये कैस्पियन सागर को पार करता है, मध्य मिडल एशिया तक जाता है, और फिर आगे ये वहां से सी जिनपिंग तक पहुंच जाता है ये। एक्चुअली ये जो रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव है इसका चाइना का उसी का पार्ट है, जो तुर्की ने इसको मिडल कॉरिडोर इनिशिएटिव के रूप में शुरू किया है। चाइना ये सब जगह कर रहा है, जहां जहां उसको लगता है वो अपना जो भी उसकी चीजें हैं उनका ट्रेड बढ़ाने के लिए करता है। क्योंकि अगर चाइना के साथ ट्रेड करने का मतलब हो गया कि आप ट्रेड कर रहे हो तो वो 2 to 5% ही रहेगा 2-3 साल में शुरू के। और चाइना शुरू के ईयर में 2 to 5% रहता है, लेकिन अगले साल वो सीधा 2 to 5% से 10 से 15%, और उसके बाद 20% प्लस उसका है जो इम्पोर्ट शुरू कर देता है आपके कंट्री में। और एग्जाम्पल अभी ताजा का देख लीजिए, इटली। इटली का 4 साल तक जो चाइना के साथ ट्रेड था वो 2 से 5% ही रहा, लेकिन चीन का जो ट्रेड है वो 20% से ऊपर पहुंच गया। जबकि इटली वाले सोच रहे थे कि हमारे संतरे चीन में बेचेंगे, लेकिन वो हो नहीं पाया, और लास्ट में उनको इससे निकलना पड़ा, चीन के जो जंजाल है इससे बाहर। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला बुरहानपुर के बाद मध्य प्रदेश का दूसरा हर घर जल वाला जिला बन गया है? तो पहला जिला कौन सा है हर घर जल वाला? बुरहानपुर। और इनके डीएम को इसमें प्राइज भी मिला था ये। अब दूसरा जिला कौन सा बन गया है? तो दूसरा बुरहानपुर के बाद ये धार बन गया है। आप रेगुलर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी, आपका अच्छे से पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। इसमें आपको प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाते हैं, डिटेल सॉल्यूशन पीडीएफ में मिल जाता है। आप निश्चिंत होकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट दीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।